नमस्कार। एक बार फिर से मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। तो जैसे कि हम लोगों ने अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे, साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन। बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर परीक्षा के लिहाज से बात की जाए तो इस चैप्टर से दो थ्योरी तो एकदम कन्फर्म है जो आएंगी और ऑब्जेक्टिव तो आएंगी ही इस चैप्टर से, दो सवाल भी इस चैप्टर से आएंगे। इसलिए आप लोगों को सवाल भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और आप लोगों को थ्योरी भी बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर सवालों की बात की जाए इस चैप्टर में तो प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक सवाल तो ये आएगा करने के लिए और एक सवाल इसी चैप्टर में गुडविल से आएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि गुडविल भी अच्छे से पढ़ना है, उसके सवाल भी अच्छे से पढ़ना है और प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन के सवाल और पार्टनर्स कैपिटल की सवाल भी अच्छे से पढ़ना है। अगर थ्योरी की बात की जाए तो जितनी भी थ्योरी मेरे द्वारा यहाँ पे पढ़ाई जाएगी वो सारी थ्योरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ के याद कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी और आप लोगों का बहुत अच्छा मुझे सहयोग मिल रहा है। बस इसी तरीके से अपना सहयोग बना के रखिए और जैसा कि आपने हम पर ट्रस्ट किया, आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लासेस एकदम रेगुलर होने वाली हैं और आप लोग इस बात से सहमत भी हो कि क्लास बिल्कुल रेगुलर होती है। और जैसे कि चैप्टर समाप्त हुआ था तो टेस्ट भी हो चुका है, ठीक है, और आज फिर से हम लोग क्लास लेकर आए हैं एक नए चैप्टर के साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी थ्योरी से। अगर बात की जाए इसकी थ्योरी के बारे में तो इसकी थ्योरी पहली ही थ्योरी है, साझेदारी से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, साझेदारी से आप क्या समझते हैं। साझेदारी से आप क्या समझते हैं, एकदम टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है उसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। आपको समझना भी है थोड़ा सा, ताकि रट्टा मार के जाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इस थ्योरी तो इंपॉर्टेंट रखती है भाई, थ्योरी तो आप लोग परीक्षा अध्ययन या आपकी किताब से भी याद कर सकते हो, लेकिन चीज़ों को समझने का तरीका और वहाँ से जिस तरह के ऑब्जेक्टिव आजकल एग्जाम में घुमाने लगा है हाल ही के एग्जामों में, वो इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसलिए आपने अगर बहुत अच्छे तरीके से हमें सुना तो निश्चित रूप से आपसे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों ही कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए आज की अपनी पहली थ्योरी है, साझेदारी से आप क्या समझते हैं। एक्चुअली साझेदारी का अभ्युदय होता कैसे है। अभ्युदय का मतलब होता है विकास। साझेदारी का विकास होता कैसे है। पहले क्या हुआ करता था, एकल व्यापार हुआ करता था। एकल व्यापार का मतलब होता था कि जहां पर जो स्वामी होता था वो एक ही होता है। प्लीज कोई भी कमेंट मत करें, केवल शांति से मुझे सुने। 40 से 45 मिनट की अपन की जो भी ये क्लास होती है उसको आप लोग बहुत ईमानदारी से सुना करिए, ठीक है, बहुत ईमानदारी से। अगर आपने वास्तव में क्लासेस को शुरू से लेना स्टार्ट किया और अंत तक उस चैप्टर को आपने पढ़ा कंटिन्यू, तो यकीन मानिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपसे सिंगल क्वेश्चन थ्योरी का और सिंगल क्वेश्चन सवाल का ऐसा नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्लास को बहुत आराम से सुनिए, एकदम धैर्यपूर्वक सुनिए, बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले एकाकी व्यापार हुआ करता था। एकाकी व्यापार का मतलब हुआ करता था एक ऐसा व्यापार जहां पे एक ही व्यक्ति मालिक होता था, एक ही व्यक्ति प्रबंधन करता था और एक ही व्यक्ति के द्वारा सारे स्वामित्वों का क्या निवारण किया जाता था। इस प्रकार के व्यापार को सारे डिसीजन, सारे निर्णय लेने की क्षमता भी एक ही व्यक्ति के ऊपर रहा करती थी। इस तरीके के व्यापार को हम लोग एकाकी व्यापार कहा करते थे, जिसमें एकल स्वामित्व हुआ करता था, यानी एक ही व्यक्ति हुआ करता था सर्वा, ठीक है। लेकिन क्या होता गया, जैसे जैसे व्यापार का स्वरूप बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की मांग भी बढ़ती गई और लोगों की मांग बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ना स्वाभाविक सी बात हो गई। लेकिन वो एक व्यक्ति के द्वारा अब वो उस बड़े प्लेटफॉर्म को तय करना संभव नहीं रह गया, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो अकेला व्यक्ति कितने लोगों को उत्पादित करके वस्तु दे सकता था, नहीं दे सकता था। इसलिए उत्पादन के बड़े स्वभाव को बढ़ाने के लिए, उत्पादन के बड़े प्रारूप को बढ़ाने के लिए ही अभ्युदय हुआ किसका, साझेदारी का। अब साझेदारी क्या है, साझेदारी का मतलब होता है कि कुछ व्यक्तियों के पास धन है लेकिन उन व्यक्तियों के पास दिमाग नहीं है व्यापार को चालू करने का। कुछ व्यक्तियों के पास शिक्षा है, ज्ञान है, लेकिन उनके पास धन नहीं है लगाने का। कुछ व्यक्तियों के पास कार्य करने की क्षमता है, कार्य कुशलता है, लेकिन उनके पास ना तो धन है ना ही ज्ञान है। इस प्रकार से हुआ क्या कि ये तीनों अगर व्यक्ति मिल जाएं, सपोज करिए कि जिसके पास धन है वो भी मिल जाए, जिसके पास ज्ञान है वो मिल जाए और जिसके पास कार्य करने की कुशलता, ये तीनों अगर मिलकर किसी एक व्यापार को चलाएं तो सोचिए व्यापार कितने अच्छे तरीके से चल सकता है, ठीक है। और भी कई लोगों को जोड़ा जा सकता है जिसमें और भी वो लोग पूंजी लगा सकते हैं, और भी लोग ज्ञान लगा सकते हैं, और भी लोग कार्य कुशलता में हो सकते हैं। मतलब अधिक व्यक्ति लोग मिल करके व्यापार को चलाते हैं। ऐसे ही व्यापार को हम लोग साझेदारी कहते हैं। लेकिन चूंकि हमें एक वैलिड डेफिनेशन देना है, उस वैलिड डेफिनेशन को आप समझिएगा, साझेदारी किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों, याद रखना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों,
ठीक है, वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि साझेदारी की अधिकतम संख्या है, तो क्वेश्चन दे देगा 2। अब बच्चा क्या करेगा कि उसने तो पढ़ा हुआ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, उसको लगेगा हाँ 2 ही होगी, सर ने तो पढ़ाया था। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का मतलब यह है कि कम से कम 2 होना चाहिए। अधिक से अधिक की अभी मैंने बात नहीं की, याद रखना, ठीक है। अधिक से अधिक की बात मैंने अभी नहीं की, मैंने बोला कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कम से कम साझेदारी व्यापार में कितने लोग होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि साझेदारी व्यापार में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, तो याद रखना बच्चे वहां पे 2 सदस्य होगा। कितना होगा? 2 सदस्य होगा। तो डेफिनेशन में क्या बता रहा था? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब पारस्परिक संबंध होता है या अनुबंध होता है, अनुबंध का मतलब होता है समझौता होता है, और एक वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए, एक वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए जब आपस में वो सहमत होते हैं और अपने धन, श्रम और कार्यकुशलता अपनी लगाते हैं, और फर्म में जो भी व्यापार में लाभ या हानि होती है उस लाभ या हानि का बंटवारा आपस में करते हैं, इस प्रकार के व्यापार को ही क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार को ही क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन को सुन लीजिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब आपस में पारस्परिक संबंध या अनुबंध को करते हुए किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए आपस में धन, श्रम और कार्यकुशलता को लगाते हैं, और फर्म में जो भी लाभ या हानि होता है उसका आपस में क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं। इस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। याद रखना 2 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, पहला अनुबंध, दूसरा वैधानिक, क्योंकि काफी सारे बच्चे जब डेफिनेशन लिख के आते हैं तो ये मेन पॉइंट तो लिखते नहीं है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है भाई, वैधानिक क्या होता है और अनुबंध क्या होता है, ये मेन पॉइंट है। कैसे मेन पॉइंट है? बात को समझो। वैधानिक का मतलब होता है, वैधानिक का मतलब होता है लीगली, यानी कानून सम्मत। अगर कोई एक ऐसा साझेदार है, जैसे सपोज दैट कि हम 3 मित्र हैं, हम 3 मित्र ने मिलकर गांजे का व्यापार चालू कर दिया, हम तीनों ने मित्र कर ऐसी शराब या चरस या ड्रग्स का व्यापार चालू कर दिया, तो क्या वो वैधानिक है? क्या वो कानूनी है? नहीं, वो कानूनी नहीं है, कानून उसको सम्मत नहीं देता। वैधानिक का मतलब होता है ऐसे व्यापार जिनको कानून हमें क्या करना है? खोलने की इजाजत देता है। तो ये कानून खोलने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन क्या ये हमारा साझेदारी व्यापार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर व्यापार कैसा नहीं है? वैधानिक नहीं है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि वैधानिक होना चाहिए। और अगर हम तीनों लोगों में अनुबंध नहीं है कि व्यापार क्या होगा, व्यापार में लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, तो भी वो व्यापार साझेदारी व्यापार नहीं कहलाएगा। मतलब साझेदारी व्यापार की अपनी एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अंतर्गत साझेदारी व्यापार को आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर है ना? तो जब भी आप डेफिनेशन लिखिएगा 2 चीजों को बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे, एक तो अनुबंध और दूसरा वैधानिक होना चाहिए। आप दोनों ही शब्दों से परिचित हो चुके हैं, अनुबंध क्या है और वैधानिक क्या है। तो क्लियर है यहाँ पे डेफिनेशन। तो साझेदारी का अर्थ आपको समझ में आ गया ना? एकल व्यापारी पहले हुआ करता था, एकल स्वामित्व हुआ करता था, व्यापार का स्वरूप बढ़ा, उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, एक व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता था, इतना ज्ञान नहीं होता था, कार्यकुशलता नहीं होती थी कि उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसलिए वहां पे साझेदारी का अभ्युदय हुआ। साझेदारी में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा धन, कुछ लोगों के ज्ञान, कुछ लोगों की कार्यकुशलता लगाकर एक सभी लोग मिलकर के साझेदारी व्यापार कहते हैं। फिर मैंने एक डेफिनेशन के रूप में भी आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब पारस्परिक संबंध अनुबंध करते हुए किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए आपस में सामंजस्य स्थापित करके अपनी पूंजी, श्रम, कुशलता आदि लगा करके व्यापार की शुरुआत करते हैं और लाभ, फर्म में होने वाले लाभ या हानि का बंटवारा करने की शर्तें तय करते हैं, तो ऐसे व्यापार को ही साझेदारी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद ये भी रखने कि भारत देश में जो साझेदारी अधिनियम है वो कौन सा है, तो याद रखना जिसके द्वारा साझेदारी संचालित होती है, तो भारत साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार भारत में साझेदारी व्यापार क्या होते हैं? शासित होते हैं। 1932 बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारत में साझेदारी अधिनियम किस एक्ट के तहत संचालित किए जाते हैं, तो याद रखना 1932 के एक्ट के तहत साझेदारी क्या व्यापार चालू किए जाते हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये केवल कुछ एक्ट हैं जिसके तहत कुछ शर्तें लिखी हुई हैं साझेदारी व्यापार की, जिसके तहत अगर आपने नहीं किया तो आपको साझेदारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि भारत में साझेदारी किस अधिनियम के तहत शासित होती है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत शासित होती है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बच्चे यहां से ये बातें क्लियर हो गई कि साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं इसकी दूसरी थ्योरी में। इसकी दूसरी थ्योरी है साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग, पूरी थ्योरी पहले बात करेंगे, पूरी थ्योरी के बाद फिर सवालों की ओर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी होने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी थ्योरी की यदि बात की जाए तो दूसरी थ्योरी है साझेदारी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की विशेषताएं, ध्यान से देखिए, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी की विशेषताएं।
तो साझेदारी की विशेषताएं लिखने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए एक एक करके हम लोग साझेदारी की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली तो साझेदारी की विशेषताएं जब आप बुक में देखोगे तो बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम साझेदारी की विशेषताओं में केवल 5 ही साझेदारी की विशेषताएं पढ़ेंगे, क्योंकि कभी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 8 से 10 रट के मारते हैं। क्या मतलब, जा करके आप 5 अच्छे से पढ़ के जाओ ना, ताकि वो 5 आप अच्छे से वहां पे लिख पाओ एग्जाम में, ठीक है। होता क्या है, आप लोगों की आदत क्या होती है कि आप लोगों ने क्या किया कि 8 से 10 जितने भी विशेषताएं थी वो सारी विशेषताएं आपने क्या कर ली, याद कर ली। अब आप जब 10 विशेषताएं याद करके गए और भी चैप्टर की आपने बहुत सारी विशेषताएं याद करके गए, अब जब वहां पर लिखने की बारी आई कि साझेदारी की विशेषताएं लिखी हैं, तो आपने किया क्या, आपको वो 5 विशेषता अच्छे से याद ही नहीं है, क्योंकि आपको उसके पॉइंट तो याद है लेकिन आपने 10 याद की थी तो डिटेल भूल गए। ऐसी गलती मत करो। जब आपको पता है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, तो इनकी 5 ही विशेषताएं अच्छे से पढ़ के जाओ ना। क्वेश्चन 5 नंबर से ज्यादा तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, तो परेशान होने वाली क्या बात है, सिंपल सी बात है ना। इसलिए कम पढ़ो लेकिन सिलेक्टेड पढ़ो, और कम का मतलब उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में पूछा जाता है। क्या करना है 12 विशेषताएं याद करके, एग्जाम में तो हमें लिखना 5 ही है, अगर ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे क्या, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना है, ठीक है। चलो तो हम लोग एक एक करके साझेदारी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो साझेदारी की पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, इसकी पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, आपको यहीं पे मैं याद कराता जाऊंगा, बस आप आराम से सुनते जाना। तो पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि साझेदारी व्यापार में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होना चाहिए, तो याद रखना साझेदारी अधिनियम में, याद रखना साझेदारी अधिनियम में 1932 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। एक बार बच्चा फिर से समझो, साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारियों की अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन याद रखना कंपनी अधिनियम 2013, याद रखना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 सब क्लॉज 1 में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 बताई गई है। साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है, 100 बताई गई है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं है। बच्चों क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा जा सकता है कि साझेदारी अधिनियम में फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या उल्लेखित है, और ऑप्शन सुनिएगा, पहला निश्चित नहीं है, दूसरा 100 है, तीसरा 50 है, या चौथा 2 है। तो याद रखना निश्चित नहीं है। बात अगर साझेदारी अधिनियम की करते हैं, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 सब क्लॉज 1 के अनुसार आपको ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कंपनी अधिनियम की धारा के अनुसार अधिकतम साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या 100 उल्लेखित है। जबकि अगर बात की जाए कंपनी नियम 2014 के अनुसार, जबकि अगर बात की जाए कंपनी नियम 2014 के अनुसार साझेदारी फर्म में साझेदारी व्यापार की अधिकतम संख्या कितनी है, 50 है। ये दोनों चीजें आपको याद करना है। अच्छा, काफी सारे बच्चों के मन में ये चीजें आ सकती हैं कि सर ये अधिनियम क्या, अधिनियम का मतलब एक्ट होता है, नियम का मतलब रूल्स होता है, ये सारी चीजें क्या है। वैसे तो आपको जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अननेसेसरी चीजें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लो, काफी लोगों के मन में डाउट होगा। देखो ये एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई कानून बनता है, उस कानून का निर्माण किया जाता है तो संसद के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब वो संसद क्या करती है, उस कानून की एक पुस्तिका तैयार करती है जिसके तहत वो कार्य प्रारंभ या संचालित होंगे। उसी तरीके से 2013 में एक कानून बना जिसमें लिख दिया गया कि साझेदारी व्यापार में साझेदारियों की अधिकतम संख्या 100 होगी, लेकिन कंपनी नियम की तालिका में लिख दिया गया कि साझेदारी व्यापार में साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 50 होगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट, साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में उल्लेख नहीं है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। तो पहली चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। अब देखो ना, अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपने रट्टा तो मार ली थी, लेकिन जब बात समझने की आई थी तो आपने क्लियर नहीं किया हुआ था। ओके, क्लियर है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होने में आपको क्या करना है, चलो ठीक है। दूसरी अगर बात की जाए तो इसकी विशेषता क्या होती है, पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना। पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना, पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना, पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना। बहुत ही अच्छा। अब देखो बात को समझो, संबंध का मतलब होता है आपस में मित्रता पूर्वक व्यवहार, और अनुबंध का मतलब होता है समझौता। अनुबंध का मतलब क्या होता है, समझौता।
अब देखो ये जो समझौता होता है ना वो दो प्रकार का हो सकता है। पहला कैसा, लिखित समझौता, और दूसरा कैसा, मौखिक समझौता। पहला क्या होता है, लिखित समझौता होता है, और दूसरा कैसा समझौता होता है, मौखिक समझौता होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कैसा समझौता करना चाहिए, लिखित समझौता करना चाहिए। अनुबंध मतलब आप समझ गए ना, करार होता है, समझौता होता है। अब इसमें साझेदारी व्यापार में पारस्परिक संबंध होना चाहिए, यानी आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करना चाहिए। मैंने आपको बताया था, या अनुबंध का होना, भाई जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया ना, वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए आपस में सामंजस्य, सामंजस्य मतलब आपस में तालमेल, आपस में संबंध, तो पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना। अगर एक साझेदारी व्यापार है तो उसमें अनुबंध का होना आवश्यक है, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आपस में समझौता होना चाहिए। अब वो समझौता क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है व्यापार के संबंध में। वो समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी, लेकिन अगर वो चीज न्यायालय में गई तो लिखित समझौता ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये बात हो गई किसकी, अनुबंध होने की। अगर किसी भी साझेदारी व्यापार में संबंध या अनुबंध नहीं है तो साझेदारी नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वो संयोग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, संयोग कहलाएगी। तो याद रखना, ऐसा भी परिभाषा में दे, ऐसा भी विशेषता में दे सकता है कि साझेदारी संयोग होती है, बिल्कुल नहीं होती है। साझेदारी में पारस्परिक संबंध या अनुबंध होते हैं। अनुबंध का मतलब आप समझ गए, अनुबंध का मतलब करार। अनुबंध का मतलब वह बात जिसके माध्यम से हम दो में से या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़े हुए होते हैं करार के माध्यम से। अब जैसे कि सपोज दैट मैं हूं और मेरी पूरी टीम है, हम लोगों में करार है। करार क्या है कि जो भी यहां से चीजें आएंगी वो सभी लोगों में जाएंगी। तो एक अनुबंध होता है, करार होता है, समझौता होता है, कल को कोई मुकर नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, समझौता कहलाता है, जो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी। अब देखो, अगर मौखिक है तो कल को पलट भी सकता है, लेकिन यदि लिखित है तो कोई पलट नहीं सकता। और यदि साझेदारी व्यापार है तो उसमें पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना आवश्यक है, और यदि अनुबंध नहीं है तो सिंपल सी बात है, साझेदारी वो नहीं होगी। तो साझेदारी की दूसरी विशेषता क्या हो गई, पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना। तीसरी अगर विशेषता की बात की जाए तो दिया हुआ वैधानिक व्यवसाय। तीसरी विशेषता क्या होती है, वैधानिक व्यवसाय। वैधानिक व्यवसाय। अब देखो, व्यापार की अगर बात की जाए तो व्यापार दो तरह के होते हैं। अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापार दो तरह के होते हैं। एक होता है अवैधानिक व्यापार, जिसको हम लोग वास्तव में व्यापार तो कह ही नहीं सकते। एक होता है अवैधानिक व्यापार, एक होता है वैधानिक व्यापार। अवैधानिक व्यापार का मतलब क्या होता है, अवैधानिक व्यापार का मतलब होता है एक ऐसा व्यापार जिसको कानून सम्मत नहीं देता है, एक ऐसा व्यापार जिसको साझेदारी अधिनियम प्रोवाइड नहीं करती है कि आप ऐसा व्यापार खोल सकते हो, एक ऐसा व्यापार जिसको कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी नियम 2013, कंपनी नियम 2014 परिभाषित नहीं करता है कि एक ऐसा व्यापार को आप खोल सकते हो। तो आप समझ गए होंगे, एक ऐसा व्यापार जो लीगल नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो नहीं खोला जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवैधानिक व्यापार। जबकि अगर बात की जाए साझेदारी के संदर्भ में तो याद रखना, जो साझेदारी के संदर्भ में बात की जाती है तो साझेदारी के कैसा व्यापार रखते हैं, तो एक वैधानिक व्यवसाय होता है। वैधानिक मतलब कानून के द्वारा ये स्वीकृत होते हैं। तो इसकी तीसरी डेफिनेशन क्या होती है साझेदारी की विशेषताओं की, कि व्यापार कैसा होना चाहिए, व्यापार वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक होना चाहिए मतलब कानून जिसको खोलने की इजाजत देता है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि कैसा व्यापार सर कानून खोलने की इजाजत नहीं देता। भाई जैसे चरस का व्यापार हो गया, जैसे गांजे का व्यापार हो गया, जैसे ड्रग्स का व्यापार हो गया, नशीली दवाइयों का व्यापार हो गया, तो क्या ऐसे व्यापार दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो क्या वो साझेदारी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वो वैधानिक व्यापार नहीं है, और यदि वह वैधानिक व्यापार नहीं है तो वो साझेदारी भी नहीं होगी। समझ गए बात को। तो व्यापार कैसा होना चाहिए, कानून सम्मत होना चाहिए। अगर बात की जाए चौथी डेफिनेशन सी, देखो मैं एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, मैं वही बातें रख रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जितना आपको याद करना है। जबरदस्ती की महाभारत पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं है, स्मार्ट स्टडी करना सीखो। ठीक है, यहां से मैं जो चीजें बता रहा हूं केवल थ्योरी के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव भी आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे मैंने बोला है कि आपके हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक सवाल, हर एक थ्योरी आपसे बनेगी, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए। अच्छा, एक चीज और आप याद रखिएगा, काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने स्कूलों के माध्यम से या जहां से भी सुविधाएं मिल रही है वहां से भी पढ़ रहे होंगे। आपको अब अकाउंट कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे आप पढ़ोगे तो हो सकता है वहां से कुछ और मिले, यहां से कुछ और मिले और वो कंफ्यूजन पैदा हो जाए। आपको ईमानदारी से जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपने मेरा बैच परचेज किया हुआ है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, तो अगर आपने बैच परचेज किया तो आप ईमानदारी पूर्वक से वही पढ़िए। क्योंकि देखिए, पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैंने उसका टेस्ट लिया, दूसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर भी 4 से 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसका भी हम लोग टेस्ट लेंगे, तीसरे चैप्टर में चलेंगे। यार परेशान क्यों होते, 10 ही तो चैप्टर है, वो 10 चैप्टर कंप्लीट होने में मुझे कितना समय लगने वाला है, बहुत कम समय लगने वाला है। 11 चैप्टर हैं, सॉरी, तो 11 चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे बहुत कम समय लगने वाला है।
ठीक है। तो बस आप 2 से 2.5-3 महीने बहुत अच्छे से समझो, आपकी अकाउंट कंप्लीट हो जाएगी, विथ आपका टेस्ट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। परेशान होने का बच्चा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। व्यवसायिक अध्ययन भी शुरू में करूंगा, अर्थशास्त्र भी, ठीक है। जब जैसे संडे टू संडे ये क्लासेस ऑफ रहेंगी, ठीक है, तो उस दिन अपन व्यवसाय अध्ययन को भी देख लिया करेंगे, जिस समय हमें समय मिलेगा। तो बिल्कुल सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अगर व्यवसाय का अध्ययन आप पढ़ रहे हो तो आप उसको पढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो अकाउंट और इंग्लिश की ही होने वाली हैं, ठीक है। एक कैसा होना चाहिए, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। उसके बाद अगर चौथे इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो लाभ विभाजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभ विभाजन होना चाहिए। अब देखिए, लाभ विभाजन का मतलब क्या है कि 2 बातें हैं। पहली बात है, साझेदारी हानि विभाजन के लिए खोली जाती है। बिल्कुल नहीं, हानि हो गई तो विभाजन तो होगा, हानि हो गई तो विभाजन तो होगा साझेदारों में, लेकिन साझेदारी का उद्देश्य कभी भी हानि का बंटवारा करना नहीं हो सकता है, क्योंकि साझेदारी का उद्देश्य तो लाभ का बंटवारा करना होता है, ठीक है। तो सभी साझेदारों के मध्य आपस में लाभ का बंटवारा किया जाता है, तो उसका उद्देश्य लाभ विभाजन करना होता है। अब याद रखना, लाभ का विभाजन 3 प्रकार से होता है। या तो पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा लाभ। पुराने अनुपात का मतलब कि जिस अनुपात में पहले से तय हुआ था कि लाभ इस अनुपात में बटेगा। दूसरा, या तो समान अनुपात में बांट दिया जाएगा लाभ, यानी सभी साझेदारों ने यह तय कर लिया कि फर्म में जितना भी लाभ होगा वो सभी लोगों को बराबर बराबर दिया जाएगा। तीसरा, यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ? तीसरा दिया हुआ है कि नए अनुपात में, यानी यदि कोई फर्म में नया साझेदार शामिल हो जाता है तो हमने यह तय कर लिया कि भाई अब व्यापार में जो भी लाभ होगा वो नए अनुपात में बटेगा। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है कि लाभ विभाजन की शर्तें क्या होती हैं, साझेदारी व्यापार में होती हैं। हानि विभाजन की शर्तें नहीं होती हैं, यानी कोई भी ऐसा व्यापार जहां पे हानि के बंटवारा करने के लिए बात कही गई है, हानि के बंटवारे का नियम दिया गया, तो याद रखना वो साझेदारी नहीं कहलाएगा, क्योंकि साझेदारी में तो लाभ के विभाजन की शर्तें निहित होती है। अगर बात की जाए 5वीं की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चा वो विशेषताएं ज्यादातर पढ़ने का प्रयास करता है जो एकदम सरल होती हैं, और वहां से आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आप एक एक लाइन की अगर डेफिनेशन पढ़ के चले गए हो तो आपको कभी भी याद रखना, आपको कभी भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो यहां पे जो भी परिभाषाएं बताई जा रही हैं, यहां पे जो भी परिभाषाएं बताई जा रही हैं और जो भी आपको विशेषताएं बताई जा रही हैं, आपको एज इट इज वही पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमन की क्या क्वालिटी होती है कि कुछ विशेषताएं ऐसी जो एक लाइन की है, हम उसको ही पढ़ के चले गए, तो वही विशेषताएं वो व्यक्ति भी लिखेगा, वही विशेषताएं ये विशेषताएं आप लिखूंगी, हैं विशेषताएं लेकिन नंबर देने में डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे उन विशेषताओं की बात करेंगे जहां से लिख के आपको नंबर अच्छे खासे मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो, असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व होता क्या है? देखो, अगर बात दायित्व की जाए तो दायित्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीमित और एक होता है असीमित। अब देखो, जिस तरीके से हम लोग अभी बात कर रहे हैं साझेदारी के बारे में, आगे चल के जब हम लोग 6 या 7 चैप्टरों में जाएंगे तो वहां पे हम लोग कंपनी के बारे में बात करेंगे, और कंपनी के जो मेंबर होते हैं उसे हम लोग सदस्य कहते हैं। भाई, जो साझेदारी फर्म के व्यापार के मेंबर होते हैं उसे हम लोग साझेदार कहते हैं, और उन सभी के द्वारा जो एक व्यापार शुरू किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फर्म कहते हैं। उसी तरीके से जो कंपनी में पूंजी लगाते हैं उन्हें हम लोग सदस्य कहते हैं। वहां पर जो सदस्यों का दायित्व होता है वो सीमित होता है, लेकिन साझेदारी फर्म में जो साझेदारों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साझेदारी व्यापार में साझेदारों के दायित्व क्या होते हैं? तो याद रखना, साझेदारी व्यापार में साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। अब इस असीमित का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इस असीमित का मतलब होता है कि जब फर्म में, ध्यान से समझना इस बात को, रट्टा मार के मत जाओ प्लीज। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो ना तो ईमानदारी दिखाइए, ठीक है, ईमानदारी दिखाइए, बहुत अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड करिए और भरोसा रख के पूरी क्लास देखिए। 3 महीने के अंदर हम लोग कोर्स को समाप्त कर देने वाले हैं, ठीक है। फिर अगर आपकी इच्छा होगी कि सर हमें रिवीजन करना है तो आप फिर से क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है। रिवीजन भी मैं करवा दूंगा परीक्षा टाइम पे। लेकिन अभी ध्यान से समझो, असीमित उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। असीमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। सपोज दैट कि अगर साझेदारी व्यापार है, जैसे कि साझेदारी व्यापार में असीमित उत्तरदायित्व कौन होता है, तो साझेदारी व्यापार में जो साझेदार होते हैं उनका जो उत्तरदायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित का मतलब कैसे? जैसे सपोज दैट कि एक साझेदारी फर्म चल रहा है, 1 करोड़ रुपया का ऋण लिया हुआ है, समझना बात को, ठीक है। किसी साझेदारी व्यापार ने 1 करोड़ रुपया का ऋण लिया हुआ, व्यापार करने के लिए ऋण तो लेना पड़ता है, बैंक से लिया हुआ है, किसी फर्म से या किसी व्यक्ति से लिया हुआ है। अब वो 1 करोड़ रुपए में मान लो 4 लोग साझेदार है, समझना बात को, कितने लोग साझेदार हैं? 4 लोग साझेदार हैं। अब पहला कहता है कि भाई 1 करोड़ का ऋण है, हम तो भाई व्यापार में केवल 4 लाख रुपया लगाए थे, तो हम तो 4 ही लाख रुपया के लिए देने के लिए शामिल हैं। जैसे मान लो उसने 4 लाख रुपए व्यापार में लगाकर शामिल हुआ होगा, बोला हम 4 ही लाख देंगे। अगला बोला भाई हम तो 5 ही लाख
की लगाकर व्यापार में शामिल होते हो हम 5 लाख देंगे, अगला बोला हम तो 10 लाख, अगला बोला 12 लाख। तो ऐसे करके 12 10 22 5 27 27 27 4 31 या जो भी है लगभग 31 लाख रुपए, तो करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ रुपए ऋण था, तो वो कौन चुकता करेगा? वो यही लोग चुकता करेंगे। तो क्या मतलब है, उनका दायित्व तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं होता है, उनका दायित्व तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं होता है, असीमित होता है। असीमित का मतलब क्या होता है कि फर्म में जितना भी ऋण लिया गया है उन सभी साझेदारों को वो पूरा पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, यानी उनका दायित्व जो होता है वो क्या होता है, असीमित होता है, उनके द्वारा लगाए गए पूंजी तक सीमित नहीं होता है। यानी जितना भी फर्म में ऋण पड़ा हुआ है तो सभी साझेदार उस ऋण को भरपाई करेंगे, चाहे इसके लिए, याद रखना, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को क्यों ना बेचना पड़े, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को क्यों ना बेचना पड़े। यही कहलाता है असीमित उत्तरदायित्व का होना। यानी जितना भी दायित्व पड़ा है, दायित्व मतलब ऋण, उस ऋण की भरपाई वो सभी साझेदार आपस में मिलकर के करेंगे। जितना व्यापार में पैसा लगाया उसको तो लगाएं, उसका तो ऋण देंगे ही देंगे, प्लस अपने निजी संपत्ति को बेचकर भी उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी के सदस्यों को ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी ने करोड़ों का ऋण लिया हुआ है तो जिस सदस्य ने जितने के अंश लिए हुए हैं उतने ही देने के लिए वो क्या होता है, बाध्य होता है। तो वहां पे दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, लेकिन यहाँ पे दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। अब ये 5 विशेषताएं बताओ आपको कहां पे डाउट है। यहां से जो भी ऑब्जेक्टिव निकल के बनने वाले उन ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। साझेदारी की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना, वैधानिक व्यवसाय का होना, लाभ विभाजन होना और असीमित उत्तरदायित्व का होना। याद रखना यही 5 विशेषताएं आप लोगों को पढ़ के जाना है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं अगली थ्योरी में। चलो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और अगली थ्योरी की ओर प्रवेश करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये थ्योरियां समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक से अच्छे से क्लास को ले रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ रही है। तो चलिए आज की अपन तीसरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। क्लास थोड़ा सा लंबी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कोर्स को अपन को थोड़ा बढ़ाना है तो क्लास को ज़्यादा लंबा भी किया जा सकता है, ठीक है। और आज की ये जो क्लास चल रही है वो पब्लिकली है, सभी लोगों को दिखाई देगी, लेकिन कल से जो क्लासेस होंगी, क्योंकि ये नया चैप्टर है तो स्टार्ट का है तो सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, लेकिन कल की जो इसका पार्ट 2 होगा वो किसी को भी नहीं मिलेगा, या 3 होगा, इसके बाद वाले किसी को भी नहीं मिलेंगे, वो उसी को मिलेंगे जिन्होंने पेड क्लासेस ली हुई हैं। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने क्लास को अभी भी पेमेंट नहीं किया हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है हमारी टीम के ऊपर भरोसा है, अमित सर के ऊपर भरोसा है और अजय सर के ऊपर भरोसा है, या A3 एकेडमी की टीम पर भरोसा है, तो प्लीज क्लास को परचेज कर लीजिए। यकीन मानिए यहाँ पे रेगुलर क्लास होती हैं। जितने भी बच्चे जो पेड क्लास वाले हैं वो प्लीज कमेंट करके इन बच्चों को बताइए कि क्लासेस यहाँ पे रेगुलर होती हैं। आज चूंकि एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, 7 बजे शाम को उसका लाइव टेस्ट हुआ, उसके बाद 10 बजे आज ये क्लास लग रही हैं। हालांकि क्लासेस शाम को 7 बजे ही होती हैं, क्योंकि 7 बजे मैंने टेस्ट लिया था इसलिए मैंने 7 बजे क्लास नहीं रख पाया और 10 बजे मैंने रखी उस क्लास को, ठीक है। तो क्लासेस यहाँ पे बच्चा रेगुलर होनी है। आपको केवल 300 रुपया पेमेंट करने हैं, केवल 300 रुपया पेमेंट करने हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन कर दीजिएगा। पेमेंट आप अगर आप लोकलिटी यहाँ सतना के हैं तो फ़ोन के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी माध्यम है ऑनलाइन वाले के यहाँ जा कर भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी बैच परचेज करना है, अगर अभी भी आपको लगता है तो 2 दिन के लिए, केवल 2 दिन के लिए पूरी टीम ने मिलकर के फैसला लिया कि एक बार फिर से लिंक को ओपन कर दिया जाए, ताकि अभी भी मौका है जिन लोगों को परचेज करना है बैच को तो वो परचेज कर सकते हैं। ये नंबर है 9131392513, ये मेरा खुद का नंबर है, अमित सर का। इस नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल होगी, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे केवल व्हाट्सएप में बात होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप मैसेज करके भी बैच को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये लिंक तो आप सभी लोगों को पब्लिकली कर दी गई है। इसके बाद वाली जो भी अगला पार्ट होगा वो लिंक नहीं मिलेगी, ठीक है। अब पेड वाले बच्चे बोल रहे होंगे कि सर पैसे हमने दिए और ये क्लास आप सभी को दे रहे हैं। बच्चा केवल एक ही क्लास है, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर की तो उनको मिली नहीं लिंक, ठीक है। इसके बाद वाली कल से जो क्लास है उसकी भी लिंक उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नीड है, जिनको आवश्यकता है, इसलिए आज की क्लास पब्लिकली कर दी गई, कल से बिल्कुल पब्लिकली नहीं होगी, ठीक है। वो केवल प्राइवेट होगी, जो उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने, जैसे कि अभी तक हो रहा था, ओके। क्योंकि आप लोगों के साथ साथ पेड वाले बच्चों के साथ साथ और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लास पढ़ना है, लेना है,
तो उनको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्लास को पब्लिक कर दिया। पहला था, इसके बाद बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं फोन लगा करके, या इस नंबर पर लिखी हुई स्क्रीन पर नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि परचेज करना चाहिए इस बैच को, तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि 300 रुपया कोई बड़ी रकम आप लोगों के लिए नहीं होती है, क्योंकि एक महीने आप ट्रस्ट करके 300 रुपया पेमेंट करिए, यकीन मानिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के नंबर 1 टीचरों में से एक यहाँ पे टीचर आ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, बस आपको भरोसा करके करना पड़ेगा। यार आप लोग मार्केट जाते हो, कोई भी चीज आपको पसंद आ जाती है, आप उसको तुरंत परचेज कर लेते हो, भले वो 200-250 महंगी आपको लगा रहा हो, आप लेकर के आते हो, उसका इस्तेमाल करते हो और फेंक देते हो कुछ दिनों बाद। लेकिन बच्चे यहाँ पर अगर आपने 300 का ये बैच परचेज कर लिया 1 महीने के लिए, और फिर जो भी आप धीरे धीरे पेमेंट करेंगे अगले महीने, यदि आपको क्लास लेना है तब की मैं बात कर रहा हूं, तो आपकी ये जो मार्कशीट है ना, जो मार्कशीट 12वीं में बन के आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूं कि अकाउंट में एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा थ्योरी ऑब्जेक्टिव सवाल का जो आपसे नहीं बनेगा। उसी तरह से बात इंग्लिश की भी है, क्लासेस एकदम रेगुलर होगी, किसी दिन भी क्लास में छुट्टी नहीं होगी। किसी दिन की बात अलग है, जब कुछ तबीयत या कुछ टेक्निकल इशू हो जाए उसकी बात अलग है। बिल्कुल इतना ट्रस्ट करके रखिए, ठीक है, ये दुनिया ट्रस्ट पर रुकी हुई है। तो 300 लेकर के ये पूरी टीम और इतना बड़ा चैनल लेकर के मैं एज अ ऑनर यहां से भाग नहीं जाऊंगा, याद रखना, ठीक है। तो अभी भी मौका है, 3 दिन के लिए लिंक ओपन की गई है, केवल 3 दिन के लिए। तो इन 3 दिनों के बीच में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद लिंक बंद कर दी जाएगी, फिर आप कभी भी हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो अभी भी मौका है, जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग जुड़ सकते हैं हमसे। तो चलिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं जुड़ना है तो मत जुड़िए, आप लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स है, आप लोग अपनी फेस करिए, ठीक है। ये मेरा कर्तव्य था कि एक बार फिर से लिंक ओपन किया जाए। काफी सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी, सर एक बार लिंक ओपन कर दी जाए, मुझे भी बैच परचेज करना है। तो हम पूरी टीम ने मिलकर के फैसला लिया कि ऐसे बच्चे जिनका वास्तव में भविष्य बन सकता है, जो पढ़ाई के प्रति लगनशील है, तो क्यों ना एक बार उनके लिए फिर से ऐसा काम कर दिया जाए। तो इसलिए 3 दिन के लिए केवल लिंक ओपन कर दी गई है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग एक नई थ्योरी के बारे में, थ्योरी नंबर 3। और ये थ्योरी 3 क्या है? साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, बात को समझना है। 3री थ्योरी है साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। जितनी भी थ्योरी यहां पे बताई जा रही है वो सभी इंपॉर्टेंट है। साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं। अब देखो संलेख के बारे में बात क्या, संलेख है क्या, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा ना संलेख है क्या, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे साझेदारी, तो अपन पढ़ ही चुके हैं। देखो साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, इसमें जो ये शब्द संलेख, इस संलेख का मतलब होता है प्रपत्र, इस संलेख का मतलब होता है प्रपत्र। प्रपत्र का मतलब क्या होता है? प्रपत्र का मतलब होता है दस्तावेज। प्रपत्र का मतलब क्या होता है? दस्तावेज। अब दस्तावेज का मतलब क्या होता है? जहां पर व्यापार के संदर्भ में सभी प्रमुख बातें लिखी होती हैं, सभी प्रमुख बातों का उल्लेख होता है, सभी प्रमुख बातों का उल्लेख होता है, सभी प्रमुख बातों का उल्लेख होता है, ठीक है। अब याद रखना ये जो प्रपत्र है वो 2 तरीके का हो सकता है, एक तो लिखित भी हो सकता है और एक मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। और लिखित का मतलब है किसमें? लिखित का मतलब है स्टाम्प में, लिखित का मतलब है स्टाम्प में। अब ये स्टाम्प क्या होता है? आप जब कलेक्ट्रेट जाते होंगे, जहां पे भी आपका कलेक्ट्रेट होगा, जिस जगह पे, वहां पर स्टाम्प मिलता है 50, 100 रुपया, 500, 1000, 2000, 2500। व्यापार जितना बड़ा होता है उतने बड़े स्टाम्प की जरूरत होती है, ठीक है। वो स्टाम्प क्या कहलाता है? उसमें अगर आप सभी साझेदारों ने मिल करके आपस में सहमति दर्ज की हुई है, तो कल को यदि कोई साझेदार कहता है कि भाई, जैसे मान लो सभी साझेदारों ने स्टाम्प में लिख दिया कि 10 साझेदार हैं, सभी लोगों को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। कल को अगर किसी साझेदार को बराबर हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो स्टाम्प की फोटोकॉपी उसके पास भी होगी, तो जाकर कानूनन कार्रवाई कर सकता है, तो न्यायालय उसके पक्ष में फैसला जरूर सुनाएगा, क्योंकि वो बातें लिखित हुई थी। अब ओवरऑल ये सारी बातें बताने का मतलब क्या है, मेरा बात को समझो। साझेदारी संलेख, देखिए जैसे ही साझेदारी व्यापार शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले ये प्राथमिकता हो जाती है कि सभी साझेदारों के मध्य आपस में समझौता हो जाए, एक प्रपत्र में सभी चीजें लिख दी जाएं। तो साझेदारी संलेख का मतलब होता है कि जिसमें सभी साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है वो आपस में लिखित होता है या मौखिक होता है। याद रखना, संलेख लिखित भी हो सकता है, यानी प्रपत्र लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लिखित समझौता ज्यादा सही माना जाता है, ताकि वाद होने की स्थिति में उसे न्यायालय में क्या किया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साझेदारी का होना निश्चित है, लिखित,
मौखिक या दोनों। तो याद रखना वहां पे लिखित बस ऑप्शन में मत देना, क्योंकि मैंने बोला लिखित होना आवश्यक नहीं है, लिखित होना जरूरी है ताकि वाद होने की दशा में क्या किया जा सके, उसको न्यायालय में कोर्ट में पेश किया जा सके। बाकी संलेख मौखिक भी हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसा प्रपत्र है जिसमें व्यापार का स्वरूप क्या होता है, व्यापार का आकार क्या होता है, व्यापार की जगह क्या होती है, फर्म के साझेदारों के नाम पते, इन सभी बातों का उल्लेख किसमें किया जाता है, साझेदारी संलेख में किया जाता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि साझेदारी व्यापार की एक ऐसी डायरी है जिसमें सारी बातें क्या है, समाहित हैं, जिसमें सारे बातें क्या है, समाहित है। व्यापार के स्वरूप से लेकर व्यापार में वस्तु के निर्माण से लेकर साझेदारों के नाम से लेकर के उनके कार्य के बारे में सब कुछ क्या है, उल्लेखित होता है। तो साझेदारी संलेख एक ऐसा प्रपत्र, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें साझेदारी के बारे में समस्त बातें क्या होती है, निहित होती हैं। साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी, लेकिन लिखित ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वाद होने की दशा में इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। और इसे ही साझेदारी समझौता कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी समझौता कहते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी का ठहराव कहते हैं, साझेदारी समझौता कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी ठहराव कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी ठहराव कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी ठहराव कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। ये तीनों ही नाम साझेदारी संलेख के जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है कि साझेदारी के ठहराव से आप क्या समझते हैं। अब बच्चा परेशान है कि साझेदारी ठहराव तो सर ने पढ़ाया नहीं है, सर ने तो साझेदारी संलेख से आप क्या समझते बताया हुआ। तो याद रखना, जब किसी भी प्रपत्र में लिखित बातें निहित होती है, वो लिखित या मौखिक भी हो सकती है। अगर प्रपत्र है तो लिखित ही होगा, अगर बातें मौखिक है तो ऐसे ही क्या कहते हैं, इसे ही साझेदारी का समझौता या इसे ही साझेदारी का ठहराव या इसे ही साझेदारी का क्या कहते हैं, संलेख कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, साझेदारी का संलेख कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और आएगा, क्वेश्चन आएगा कि क्या साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, क्या साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है। तो बच्चा याद रखना, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है। बच्चा याद रखना, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। तो मतलब ये संलेख होता तो है साझेदारी व्यापार में, लेकिन बनाना अनिवार्य नहीं है। अब वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन लिख सकता है कि साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है। तो बच्चे याद रखना, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। क्लियर है यहां तक, ओके है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को ना। तो साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, क्लियर हो गया। साझेदारी संलेख का मतलब क्या होता है कि साझेदारी की स्थापना का विचार होने के बाद यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि संबंधित सभी व्यक्तियों के मध्य फर्म के संबंध में क्या हो जाए, एक समझौता हो जाए। वो समझौता लिखित भी हो सकता है, वो समझौता मौखिक भी हो सकता है। अगर लिखित है तो ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि वाद होने की दिशा में उसे न्यायालय में, कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अगर मौखिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, संलेख दोनों हो सकता है। इसमें सभी प्रमुख बातों का उल्लेख होता है व्यापार को लेकर के, यानी जो भी स्थितियां हैं, जो भी उद्देश्य हैं व्यापार के, जो भी फर्म में का नाम है, स्थान है, जगह है, साझेदार के नाम पते, सब कुछ इसमें उल्लेखित होता है। इसे ही हम लोग साझेदारी का समझौता या साझेदारी का ठहराव या साझेदारी का संलेख कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्म में साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब अगर कोई भी साझेदारी व्यापार है, अगर संलेख नहीं रखता है, संलेख ये प्रपत्र पुस्तकें नहीं रखता है, तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर वो साझेदारी व्यापार है तो संलेख में बातें लिखे या संलेख रखना उसको इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, समझ में आ गई आप लोगों को। चलो अब देखिए कुछ बातें और भी हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में। और वो चर्चा बच्चों हम लोग कल करेंगे, आज की क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इसकी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे जो मैंने बताए। पहला तो क्या था, साझेदारी से आप क्या समझते हैं, दूसरी साझेदारी की विशेषताएं, तीसरा साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। कल हम लोग बात करेंगे संलेख की साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, ये थ्योरी थी। कल हम लोग बात करेंगे साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, लाभ हानि विभाजन अनुपात से आप क्या समझते हैं, लाभ हानि खाते से आप क्या समझते हैं, समायोजन खाते से, स्थायी पूंजी खाते, परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर के बारे में हम लोग बात करेंगे, लाभ की गारंटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में हम लोग बात करेंगे, ख्याति की विशेषताएं, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति की विधियां, ये सभी इस चैप्टर की प्रमुख थ्योरियां हैं। ठीक ना, तो ये सारी थ्योरी के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। पूरी तो इकट्ठा नहीं हो पाएंगी, मतलब कल जितनी भी थ्योरी होंगी उन पे हम लोग बात करेंगे। आज से जो क्लास होगी कल की, तो कल की क्लास थोड़ा सा ज्यादा बड़ी रखी जाएगी, मतलब अमूमन कम से कम 1 घंटे या 1 घंटे या 1.25 घंटे की क्लास तो जरूर होगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा डेटा बचा के रखा करना ताकि क्लास आप लोग अच्छे से कर सको। ठीक है, ओके। एक बार मैं फिर से कहता हूं कि
लिंक ओपन कर दी गई है, परचेज लिंक ओपन कर दी गई है। आप लोगों के पास 3 दिन का वक्त है। इस 3 दिन के दौरान आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन का वक्त का यह कतई मतलब नहीं है कि कल की क्लास आप सभी लोगों को मिलेगी। कल की क्लास उसी को मिलेगी, या इंग्लिश की क्लास कल सुबह जो इंग्लिश 8 बजे आएगी, या कल जो शाम को 7 बजे अकाउंट, अच्छा कल अकाउंट शाम को 7 बजे है, 8 टेस्ट था इसलिए शाम को 7 बजे नहीं हुई। कल अकाउंट की क्लास शाम को 7 बजे और इंग्लिश की क्लास 8 बजे उसी को मिलेगी जिन्होंने पेमेंट कर दिया, बाकी लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लेकिन 3 दिन का समय जरूर है, आप 3 दिन तक आराम से सोचिए समझिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप क्लास को परचेज कर सकते हैं, अगर ट्रस्ट है नहीं है तो मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, पहले चैप्टर की सभी लोगों को पीडीएफ मिल गई है, जल्दी से कमेंट कर दो। पहले चैप्टर की सभी लोगों को पीडीएफ मिल गई है, क्योंकि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पूरे सवाल की और पूरे थ्योरी की पीडीएफ आप लोगों को मिल गई है कि नहीं मिल गई है, जल्दी से कमेंट करो। सभी लोगों को पीडीएफ और सवाल मिल गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर चालू हो चुका है। सेकंड चैप्टर की पीडीएफ आप लोगों को अभी इसकी थ्योरी हो जाए 2 या 3 दिन, कल या परसों, उसके बाद आप लोगों को थ्योरी की पीडीएफ मिल जाएगी। जब इसके सवाल हो जाएंगे तो सवाल की भी पीडीएफ हो जाएगी, फिर इसका टेस्ट, फिर अपन चलेंगे जल्दी से पार्ट 3 में। ओके, तो बस अपना साथ इसी तरीके से बना के रखिए, ट्रस्ट के साथ हमसे जुड़े रहिए। आपने हमें सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एंड गुड नाइट।